नमस्कार, मैं हूं सौम्या तिवारी। आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल। एक नजर आज की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को कोलकाता स्थित चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के दूसरे परिसर का उद्घाटन करेंगे। 5 राज्यों में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक मामले ने भाजपा को बड़ा सियासी अवसर प्रदान कर दिया। कोरोना संक्रमण में वृद्धि को देखते हुए दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना पर ब्रेक लग गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नए साल के मौके पर शुक्रवार को जनपदवासियों को 67.89 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का तोहफा देंगे। राजस्थान में गुरुवार को कोरोना वायरस के 2656 नए मामले दर्ज हुए। खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को कोलकाता स्थित चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के दूसरे परिसर का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक ट्वीट में कहा कि प्रधानमंत्री 7 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के दूसरे परिसर का उद्घाटन करेंगे। इस परिसर का निर्माण 530 करोड़ रुपए की लागत में किया गया है। इसमें केंद्र सरकार ने 400 करोड़ रुपए दिए, जबकि शेष राशि पश्चिम बंगाल सरकार ने खर्च की है। 460 बिस्तरों वाले यह परिसर अत्याधुनिक आधारभूत सुविधा से लैस है, जिसमें कैंसर निदान, उपचार और देखभाल से लेकर कई स्टेज से निर्धारित जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यह परिसर न्यूक्लियर मेडिकल 128 स्लाइस सिटी स्कैनर, थेरेपी यूनिट, एंडोस्कोपी सूट, आधुनिक ब्रैकीथेरेपी यूनिट आदि जैसी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। परिसर एक उन्नत कैंसर अनुसंधान सुविधा के रूप में भी काम करेगा और विशेष रूप से देश के पूर्व और उत्तरी पूर्व भागों में कैंसर रोगियों को व्यापक देखभाल की सुविधा भी प्रदान करेगा। पांच राज्यों में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक मामले में भाजपा को बड़ा सियासी अवसर प्रदान किया है। पार्टी ने अब इसी बहाने पीएम की सुरक्षा को 5 राज्यों का अहम मुद्दा बनाने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। सुरक्षा चूक की घटना के एक दिन बाद ही पीएम की लंबी उम्र की कामना के लिए देशव्यापी पूजा पाठ के जरिए भाजपा ने इस आशय का संदेश दे दिया है। दरअसल विधानसभा चुनाव में पार्टी पहले से ही सभी चुनावी राज्यों को पीएम केंद्रित करने की कोशिश कर रही थी। इसी कोशिश के तहत पीएम खास तौर पर सबसे अहम राज्य उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ कार्यक्रम कर रहे थे। उत्तराखंड समेत अन्य चुनावी राज्यों में पीएम की सक्रियता लगातार बढ़ाई जा रही थी। इसी बीच बुधवार को पंजाब में हुई सुरक्षा चूक मामले में भाजपा को एक पार्टी का मौका भी मिल गया। अब पार्टी पीएम की लंबी उम्र की कामना के जरिए चुनावी गाड़ी खींचने के मोड़ पर है। भाजपा के रणनीतिकारों को लगता है कि पीएम की सुरक्षा का मुद्दा न सिर्फ उन्हें सियासी बढ़त दिला सकता है, बल्कि यह चुनावी मुद्दा भी बन सकता है। इसके अलावा यह मुद्दा पीएम को भी चुनावी राज्यों के केंद्र ला सकता है। पीएम केंद्रित हर चुनाव में भाजपा को इससे पहले लाभ हासिल हुआ है। यही कारण है कि भाजपा ने विधानसभा चुनाव में इस मुद्दे को भी भुनाने की तैयारी शुरू कर दी है। बृहस्पतिवार को देश भर में हुए महामृत्युंजय पाठ, पूजा अर्चना, होम हवन इसी कड़ी का एक हिस्सा है। कोरोना संक्रमण में वृद्धि को देखते हुए दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना पर ब्रेक लग गया है। बुजुर्गों को शुक्रवार को तमिलनाडु के वेलंकन्नी चर्च के लिए रवाना किया जाना था, लेकिन संक्रमण के बढ़ते हालात को देखते हुए ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। दिल्ली सरकार के अनुसार योजना के तहत 11 ट्रेनों की रवानगी होगी, जिन्हें निरस्त कर दिया गया है। तीर्थ यात्रा विकास समिति के अध्यक्ष कमल बंसल ने कहा कि 7 जनवरी को वेलंकन्नी जाने वाली ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। हालांकि यह योजना फिलहाल के लिए स्थगित की गई है। स्थिति उपयुक्त होने पर फिर से शुरू कर दिया जाएगा। इस योजना के तहत दिल्ली सरकार 15 मार्गों पर 60 साल व इससे अधिक उम्र के लोगों को तीर्थ यात्रा पर भेजती है। सरकार प्रत्येक तीर्थयात्रियों की यात्रा, आवास और अन्य खर्चों का भुगतान भी करती है, जो अपने साथ एक परिचारक भी ले जा सकते हैं। योजना पर सरकार ने 81.45 करोड़ रुपए की मंजूरी दी थी। सरकार ने दिल्ली विधानसभा सत्र को बताया कि अब तक लगभग 38,000 वरिष्ठ नागरिक इस योजना से लाभान्वित हुए। दिल्ली समेत देश भर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने अपने अधीनस्थ पर्यटन स्थलों को बंद करने का फैसला लिया है। इसमें भारतीय पुरातत्व विभाग के तहत आने वाले स्थल मौजूद हैं। अगले आदेश तक लाल किला, कुतुब मीनार समेत अन्य स्थल बंद रहेंगे। देश भर में इन सभी ऐतिहासिक स्थलों में राज्यों द्वारा कोरोना संक्रमित के बचाव के लिए तय दिशा निर्देश लागू होंगे।
2 दिवसीय दौरे पर बृहस्पतिवार को गुरुवार पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नए साल के मौके पर शुक्रवार को जनपद वासियों को 67.89 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का तोहफा दिया। इसमें 50.38 करोड़ की 15 परियोजनाओं का लोकार्पण है। 17.31 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है। मुख्यमंत्री 1000 विद्यार्थियों को टैबलेट व स्मार्टफोन भी वितरित करेंगे। इनमें करीब 10 बच्चों को मुख्यमंत्री के हाथों टैबलेट स्मार्टफोन पाने का मौका मिलेगा। बाकी विद्यार्थियों को विभागीय अफसर कर्मचारी टैबलेट स्मार्टफोन वितरित करेंगे। लोकार्पण शिलान्यास कार्यक्रम भरोहिया के गुरु गोरखनाथ विद्यापीठ में आयोजित होगा। मुख्यमंत्री सुबह 9:30 बजे पीपीगंज के बापू डिग्री कॉलेज में बने हेलीपैड पर पहुंचेंगे। वहां से सड़क मार्ग से 9:30 बजे भरोहिया पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री वहां भरोहिया विकास खंड में स्थित ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। इसके बाद वह गुरु गोरखनाथ विद्यापीठ में आयोजित लोकार्पण शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री पहले ही गीड़ा में 16.29 करोड़ की लागत के प्रस्तावित स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट के भवन का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद 3.5 करोड़ की लागत से जिला सूचना कार्यालय भवन सूचना स्कूल का लोकार्पण भी करेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री अलग से भी 48.46 करोड़ की लागत की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण करेंगे। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री कार्यक्रम स्थल में 67.69 करोड़ की परियोजनाओं के जिले को सौगात देने वाले हैं। सुबह 10 बजे मुख्यमंत्री कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित भी करने वाले हैं। राजस्थान में फिर कोरोना तेज गति से फैल रहा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक राजस्थान में गुरुवार को कोरोना वायरस के 2656 नए मामले दर्ज हुए हैं, जिसमें राज्य की राजधानी जयपुर में 1438 मामले शामिल हैं। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। वह दूसरी बार कोरोना की चपेट में आए हैं। इससे पहले सीएम गहलोत के बेटे वैभव गहलोत भी कोरोना से संक्रमित हो गए थे। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार राज्य में गुरुवार को मिले 2656 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें जयपुर में 1439, जोधपुर में 360, अलवर में 144, चित्तौड़ में 90 और उदयपुर में 89, अजमेर में 87, अजमेर में 82 मामले सामने आए हैं। बीकानेर, भरतपुर में 79, कोटा में 58 केस दर्ज हुए हैं। राजस्थान में इस समय 7267 संक्रमित मरीजों का इलाज चल रहा है। राज्य में अब तक कुल 9,73,109 लोगों को कोरोना हो चुका है। महामारी से मरने वालों की संख्या 8,967 हो चुकी है, क्योंकि राज्य में वायरस के कारण कोई नई मौतें नहीं हुई। स्वास्थ्य विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि गुरुवार शाम तक राज्य में कोविड वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी है। इसमें 18 वर्ष से आयु के लोग मौजूद थे। 15 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के युवाओं ने वैक्सीन ली। खबरों का सिलसिला यूं ही हमारे साथ जारी रहेगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को कोलकाता स्थित चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के दूसरे परिसर का उद्घाटन करेंगे। 5 राज्यों में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक मामले ने भाजपा को बड़ा सियासी अवसर प्रदान कर दिया। कोरोना संक्रमण में वृद्धि को देखते हुए दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना पर ब्रेक लग गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साल के मौके पर शुक्रवार को जनपद वासियों को 67.89 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का तोहफा देंगे। राजस्थान में गुरुवार को कोरोना वायरस के 2656 नए मामले दर्ज हुए। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के झुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। दिल्ली पुलिस ने रियल एस्टेट कारोबारी सुशील और गोपाल अंसल को उपहार मामले में कोरोना वायरस स्थिति के कारण जमानत पर रिहा कर आपत्ति जताई। पुलिस ने हाईकोर्ट के समक्ष तर्क रखा
जेल में कैदियों के स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने सुबोतों के साथ छेड़छाड़ मामले में उनके 7 साल की जेल की सजा को निलंबित करने के लिए अंसल की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुझाव दिया कि दोषियों को उनकी आयु और कोविड-19 स्थिति को देखते हुए अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया जाए। अदालत ने निचली अदालत को उनकी सजा के खिलाफ अपील पर फैसले करने के लिए कहा। अदालत ने कहा, महामारी की पिछली 2 लहरों के दौरान भी जिन अपराधों के लिए 2 याचिकाकर्ताओं को दोषी ठहराया गया था, उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया था। अभियोजन पक्ष की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता दयान कृष्णन ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को संबंधित अधिकारियों द्वारा तय कैदियों की रिहाई की कभी भी किसी भी नीति का लाभ नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान में बिना आधार रिहा नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि जेल में डॉक्टर याचिकाकर्ताओं की हर संभव देखभाल करते हैं। अदालत ने मामले की सुनवाई 1 जनवरी तक तय की। पंजाब की एक महिला का दिल अब तक उत्तर प्रदेश में रहने वाले युवक के सीने में धड़कने लगा है। करीब 250 किलोमीटर का सफर कर धड़कता दिल्ली लाया गया, जहां युवक के शरीर में प्रत्यारोपित कर दिया गया। दिल्ली एम्स में साल का पहला हृदय प्रत्यारोपण हुआ। बृहस्पतिवार देर रात डॉक्टर ने कहा कि अब युवक की हालत जोखिम से बाहर है। फिलहाल वह चिकित्सीय निगरानी में है। इससे पहले यह प्रत्यारोपण साल 2021 में हुआ था। कोरोना महामारी के बीच प्रत्यारोपण की प्रक्रिया काफी जटिल रहती है, लेकिन एम्स की टीम ने इस चुनौती को बेहतरीन तरीके से सामना किया और प्रत्यारोपण सफल रहा। पंजाब की एक महिला ने ब्रेन ड्रेन होने के बाद परिजनों ने अंगदान का निर्णय लिया। 43 वर्षीय महिला के अंगदान की सूचना मिलने पर एम्स की टीम बुधवार रात 2 बजे सड़क के रास्ते चंडीगढ़ पीजीआई में रवाना हुई। एम्स में पहले से ही उत्तर प्रदेश के बुंदेलशहर निवासी युवक का नाम वेटिंग में था, जो कई माह से बीमार था। उसका हृदय प्रत्यारोपण होना जरूरी था। वहीं दूसरी टीम मरीज को अस्पताल बुलाकर प्रत्यारोपण की तैयारियों में जुट गई। महिला के शरीर से दिल निकालकर इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचा। एम्स परिसर तक समय रहते दिल लगाने के लिए पुलिस ने ग्रीन कॉरिडोर बनाया। एयरपोर्ट में एम्स पहुंचे 25 मिनट का समय लगा। एम्स में वरिष्ठ डॉक्टर मिलिंद होटे ने बताया कि प्रत्यारोपण सफल रहा और मरीज की हालत अब स्थिर है। यह दिल्ली एम्स में 79वां हृदय प्रत्यारोपण है। दुनिया की दिग्गज टेक कंपनियां गूगल और फेसबुक पर फ्रांस ने लोगों की ऑनलाइन जासूसी के मामले में 1767 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोका है। देश के निजात नियामक CNIL का कहना है कि फेसबुक, गूगल व यूट्यूब अपनी वेबसाइटों पर यूजर्स की कुकीज स्वीकार करने जितनी आसानी से उन्हें खारिज करने की इजाजत नहीं देता। इसके चलते लोगों को इनके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर सुविधा के लिए मजबूरन कुकी का हामी देना पड़ता है, जिसके बाद उनकी ट्रेनिंग होती है। CNIL के मुताबिक इस कुकी उल्लंघन को लेकर गूगल पर 1263 करोड़ और फेसबुक पर 505 करोड़ रुपए जुर्माना लिया गया था। नियामक का कहना है कि अगर कंपनियां उनके आदेश पर 3 महीने के भीतर पालन नहीं करती हैं तो उन्हें प्रतिदिन 1 लाख यूरो के रूप में अतिरिक्त जुर्माना देना पड़ेगा। कोरोना महामारी की विकरालता के बीच चुनाव आयोग 5 राज्यों में समय से विधानसभा चुनाव कराने के लिए तत्परता में जुट गया है। चुनाव आयोग ने 5 चुनावी राज्यों में कोरोना के हालात और कानून व्यवस्था पर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव और गृह सचिव के साथ बृहस्पतिवार को हुई बैठक में समीक्षा की। कोरोना के कारण इन राज्यों के चुनाव में एक बूथ पर केवल 1250 मतदाता ही मतदान कर सकेंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में 5 से 8 चरणों और पंजाब के 3 चरण में मतदान हो सकते हैं। आयोग अगले कुछ दिनों में चुनाव तिथियों की घोषणा कर सकता है। बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण, गृह सचिव अजय भल्ला, एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया और ICMR के महानिदेशक
बलराम भार्गव भी शामिल थे। आयोग ने स्वास्थ्य सचिव को सभी पात्र नागरिकों को भी पहली और दूसरी खुराक तेजी से देने को कहा। वहीं गृह सचिव को चुनावी राज्यों की कानून व्यवस्था में 7 चुनावी प्रबंध, सुरक्षा बलों की उपलब्धता समेत सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर बात की गई। आयोग ने विशेषज्ञों के साथ संक्रमण के बीच सुरक्षित चुनाव कराने के लिए उपायों पर चर्चा की। नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य में ओमिक्रॉन व कोरोना के मामले बढ़ने से विधानसभा में चुनाव व रैलियों को स्थगित करने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद चुनाव आयोग व भारत सरकार से पूछा कि क्या चुनावी रैलियां वर्चुअल और वोटिंग ऑनलाइन हो सकता है। नैनीताल हाईकोर्ट ने 12 जनवरी तक इस मामले में सरकार से जवाब देने को कहा है। तिहाड़ जेल नंबर 3 में 5 बंदियों ने बैरक्स में सिर पटककर खुद को घायल कर लिया। सीसीटीवी कैमरे में हरकत देखने के बाद जेल कर्मियों ने जाकर बंदियों की जांच बनाई। जेल प्रशासन का कहना है कि जेल में आए दिन एक दूसरे पर हमला करते रहते हैं। कैदियों पर सख्ती बरती जा रही है। इससे परेशान होकर बंदियों ने खुद को चोट पहुंचाने की कोशिश की। सभी का जेल अस्पताल में इलाज कराया गया। जेल महानिदेशक संदीप गोयल ने बताया कि बंदियों ने खुद को चोट पहुंचाने की कोशिश की है। जेल अधिकारियों का कहना है कि घटना मंगलवार की है। जेल नंबर 3 में बंद 5 बंदी अचानक हंगामा करने लगे। वह अपने सिर को बैरक में लगे लोहे की रॉड पर पटकने लगे। जेल में लगे सीसीटीवी कैमरे में बंदियों की हरकत जेलकर्मी देखकर खुद मौके पर पहुंचे और 5 को बाहर निकाला। फिर सभी को जेल नंबर 3 के अस्पताल में भेज दिया गया, जहां से प्राथमिक इलाज के बाद सभी को बैरक में वापस बंद कर दिया गया। जेल अधिकारियों ने का कहना है कि जेल में कैदियों के बीच हो रहे झगड़े और कोरोना की वजह से सख्ती बरती जा रही है। इसकी वजह से जेल में बंदी हंगामा कर रहे हैं। दिल्ली के तीनों जेलों में कोरोना संक्रमण फैल रहा है। तिहाड़ जेल में बृहस्पतिवार तक 37 जेल कर्मी और कैदी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। सभी संक्रमितों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। खबरों का सिलसिला यूं ही बरकरार रहेगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले देखते हैं आज के हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को कोलकाता स्थित चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के दूसरे परिसर का उद्घाटन करेंगे। 5 राज्यों में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक मामले ने भाजपा को बड़ा सियासी अवसर प्रदान कर दिया। कोरोना संक्रमण में वृद्धि को देखते हुए दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना पर ब्रेक लग गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नए साल के मौके पर शुक्रवार को जनपदवासियों को 67.89 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का तोहफा देंगे। राजस्थान में गुरुवार को कोरोना वायरस के 2656 नए मामले दर्ज हुए। हथेली पे रख ले है नई नवेली, तू लाखों संभाले चला चल तू मीठे पलों को बांटे चला चल, उम्र को तू पल पल बुलाता चला चल। ये बातें नहीं है सपने किसी के, तू नाजों से पाले चला चल सफर है जो लंबा, होठों पे अपने एक नगमा सजाए चला चल। First Traveler, celebrate every journey. ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। देश में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 1,17,000 नए मामले सामने आए हैं, यानी 10 दिनों में 20 गुना मरीज बढ़ गए हैं। इससे पहले 28 दिसंबर को मात्र 6,000 मामले सामने आए थे। वहीं मुंबई और दिल्ली के बाद अब यूपी भी संक्रमण की रफ्तार तेजी से हो गई है। यहाँ बीते 24 घंटे में 2000 से अधिक मरीज सामने आए हैं। देश में ओमिक्रॉन का कहर बढ़ने लगा है। अब देश में कोरोना के नए वेरिएंट से दूसरी मौतें भी होनी शुरू हो गई। ओडिशा के बोलांगीर में 55 साल के एक महिला को ओमिक्रॉन से मौत हुई। इससे पहले राजस्थान के उदयपुर में एक 73 साल के बुजुर्ग की इस खतरनाक वेरिएंट से मौत हुई थी। महाराष्ट्र में गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल
के 4 स्टाफ की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं राज्य के गृह मंत्री कार्यालय ने कहा कि मंत्री के आवास पर रहने वाले और भी लोगों का नमूना परीक्षण किया जाए। महाराष्ट्र में पिछले 4 दिनों में राज्य के अलग अलग अस्पतालों के 338 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मुंबई में बीते 24 घंटे में कोरोना के 20,181 नए मामले सामने आए हैं। महानगर में 33.06% की रफ्तार से मामले बढ़ रहे हैं। देश में कोविड-19 के मामले एक बार फिर से तेजी से बढ़ने लगे हैं। इस तेज उछाल के पीछे नए वेरिएंट ओमिक्रॉन जिम्मेदार माना जा रहा है। इसके मद्देनजर दिल्ली, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों ने प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए हैं। केंद्र सरकार ने लोगों से कोरोना से जुड़े नियमों को पालन करने की अपील की है। राज्यों में बढ़ते मामलों के बीच ऑफिस में काम करने वाले 67% कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम यानी घर से काम करने के लिए इच्छुक हैं। इन लोगों का कहना है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के मद्देनजर वर्क फ्रॉम होम को अनिवार्य कर देना चाहिए। 3 में से 2 कर्मचारी घर से काम करने की इच्छा रखते हैं। लोकल सक्रिय द्वारा करवाए गए सर्वे के सामने आया है कि 58% कर्मचारी जो कि मौजूद समय में अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं, इनमें से 36% लोगों का कहना है कि उनके कार्यालय में एयर वेंटिलेशन की बेहतर व्यवस्था है। लोकल सर्किल ने अपने सर्वे के जरिए कर्मचारियों की राय जाननी चाहिए। सर्वे में दफ्तरों में एयर वेंटिलेशन की समुचित व्यवस्था, वर्क फ्रॉम होम पर कर्मचारियों की राय समेत कई मुद्दे शामिल रहे। इस सर्वे में 28,000 कर्मचारियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। इसमें से 73% पुरुष थे जबकि 37% महिलाएं भी शामिल थी। इन दिनों भारत समेत पूरी दुनिया कोरोना महामारी के ओमिक्रॉन वेरिएंट से ताजा लहर से चलते युद्ध जैसी स्थिति झेल रही है। भारत में एक तरफ जहां तेजी से कोरोना का संक्रमण फैलने लगा है, तो वहीं महामारी की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है। 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा में विधानसभा चुनाव की भी बिसात बिछ गई है। पिछले 2 साल में राष्ट्र कोरोना महामारी के विभीषिका झेल रहा था। इसके अलावा पिछले कुछ वर्षों में किसान का भी संकट गहराया हुआ था। हालांकि विवादास्पद कृषि कानून को अब निरस्त कर दिया गया है। ऐसी विपरीत सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों के बीच 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इनमें से सबसे ज्यादा चर्चा उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर है, क्योंकि 400 सीट विधानसभा सीटों वाला राज्य केंद्र में शासन व दरवाजे ही खोलता है और इसी राज्य के वाराणसी संसदीय क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद हैं। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव को आगामी लोकसभा चुनाव का ट्रेलर माना जा रहा है। इस चुनावी समर में एक तरफ पूर्ण बहुमत के साथ सत्तारूढ़ भाजपा तो दूसरी तरफ सपा, जिसकी विधानसभा में मात्र 47 सीट है। हैरानी की बात यह है कि 2012 के विधानसभा चुनाव में इसी समाजवादी पार्टी को 224 सीट मिली थी और वह अखिलेश यादव लोकप्रिय नेता भी बन के उभरे थे। पिछले चुनाव में भाजपा ने जहां राम मंदिर निर्माण को लेकर प्रतिबद्धता जताई थी, तो वहीं सामाजिक ताने बाने में भी काफी बदलाव था। जो पिछड़ा समुदाय सपा बसपा से जुड़ा हुआ था, उसका काफी बड़ा धड़ा बीजेपी की तरफ उन्मुख हुआ था। भाजपा ने विभिन्न समुदायों को अपनी तरफ उत्कृष्ट कर छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन ही किया, जिसका फायदा उसे पूर्वी उत्तर प्रदेश से मिला। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद महिलाओं को सबसे ज्यादा प्रतिबंधात्मक कार्रवाई का शिकार होना पड़ रहा है। ताजा मामले में काबुल के कई स्पोर्ट क्लब में मालिकों ने कहा कि तालिबान ने महिलाओं के लिए एथलेटिक खेलों पर प्रतिबंध लगा दिया है। उन्होंने बताया कि वे महिलाओं को खेलने की अनुमति नहीं देते। हालांकि खेल गतिविधियों में महिलाओं के लिए पहले ही अलग स्थान बनाए गए थे, लेकिन अब इसमें और भी बदलाव किए गए हैं। अब कोच भी पुरुष के बजाय एक महिला है। एक स्पोर्ट्स क्लब के मुख्य हाफिजुल्लाह अब्सी ने टोलो न्यूज के माध्यम से बताया कि महिलाओं को अभ्यास करने की अनुमति दी जानी चाहिए। अब्सी के अलावा ताइक्वांडो के पर्वतारोहण खेलों की कोच तिहारी सुल्तानी ने कहा कि तालिबान के सत्ता में आने के बाद से मुझे मेरे खेल का अभ्यास करने में भी अनुमति नहीं मिली। मैंने प्रशिक्षण के लिए खेलों के कई क्लबों की बात की, लेकिन उन्होंने कहा कि अब क्लबों में महिला वर्ग के स्थान को बंद कर दिया गया है। ताहिर सुल्तानी ने पिछले 8 सालों में राष्ट्रीय स्तर के साथ साथ विदेशों में भी कई पुरस्कार हासिल किए। अफगानिस्तान में राष्ट्रीय टीम की सदस्य
अरीजो एमडी ने बताया कि मेरी बहुत सारी इच्छाएं और महत्वाकांक्षाएं रही हैं। मैं विश्व स्तर पर अफगानिस्तान का झंडा सबसे ऊंचा उठाना चाहती हूं। अमीरात ने कहा कि आलोचनाओं का खंडन करते हुए कहा कि इस्लामी मूल्यों और संस्कृति पर आधारित महिलाओं को खेल की अनुमति दी जाएगी। हरियाणा विधानसभा 45 दिन में पेपरलेस हो जाएगी। इस बार बजट सत्र की कार्रवाई पूरी तरीके से ऑनलाइन होगी। तैयारी का जायजा लेने और कार्य की गति तेज करने के लिए स्पीकर ज्ञानचंद गुप्त ने गुरुवार को समीक्षा के लिए बनी शीर्ष कमेटी की बैठक की। इसमें अनेक विधायक और वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। लोक निर्माण विभाग और एनआई अधिकारियों ने सदन का मुआयना भी किया। सदन को ई विधानसभा के रूप में तैयार करने के लिए अत्याधुनिक उपकरण स्थापित करने संबंधित बारीकियों पर चर्चा हुई। इसके साथ ही वित्त सचिवालय के स्टाफ को डिजिटलाइजेशन का प्रशिक्षण देने के लिए 2 दिवसीय कार्यालय शुरू किए गए। इसमें संसदीय सचिवालय की टीम स्टाफ को प्रशिक्षण भी किया गया। इसके बाद विधायकों का प्रशिक्षण शुरू हो गया। विधायकों को कई नई परियोजनाओं के तहत कामकाज में निपुण बनाने के लिए केंद्र सरकार की एजेंसी निक्सी ने अधिकारी भी बैठक मौजूद रहे। यह एजेंसी 3 साल तक प्रशिक्षण देगी। इस काम के लिए विधानसभा में कक्ष तैयार किए गए हैं। डिजिटल प्रणाली को समझने के लिए विधानसभा कमेटी ने हाल ही में बिहार और अरुणाचल प्रदेश का दौरा किया है। ज्ञानचंद गुप्त ने बताया कि विधानसभा की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट संसदीय कार्य मंत्रालय ने मंजूर कर दी है। सरकार ने विभिन्न विभागों के तय किए जा रहे हैं कि नए नोडल अधिकारियों का ब्यौरा भी मांगा है। इस वर्ष में होने वाले बजट सत्र पेपरलेस रहेगा। बैठक के दौरान सदन के बेंच पर लगने वाले डिवाइस और माइक सेट को लेकर व्यापक चर्चा हुई। इन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर सदन की कार्रवाई का पूरा विवरण उपलब्ध रहेगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आगे की तमाम देश विदेश की खबरों को जानने के लिए देखते रहें के न्यूज़ नेशनल। नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को कोलकाता स्थित चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के दूसरे परिसर का उद्घाटन करेंगे। 5 राज्यों में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक मामले ने भाजपा को बड़ा सियासी अवसर प्रदान कर दिया। कोरोना संक्रमण में वृद्धि को देखते हुए दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना पर ब्रेक लग गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साल के मौके पर शुक्रवार को जनपदवासियों को 67.89 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का तोहफा देंगे। राजस्थान में गुरुवार को कोरोना वायरस के 2656 नए मामले दर्ज हुए।